अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर जो जॉब्स आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हैं। गो कि इसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट सी वीडियो पहले बना दी थी, आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या ये जॉब्स परमानेंट होंगी या नहीं। एक आप लोगों का ये क्वेश्चन है। नंबर 2, क्या सैलरी इसकी 60,000 पर मंथ ही होगी या टोटल सैलरी इसकी कितनी बनेगी, प्रमोशन क्या है, मराहत क्या मिलेंगी, गाड़ी होगी या नहीं होगी, घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी क्या अहमियत है, ये जॉब क्यों आपके लिए बेहतर है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, इसकी वर्किंग, इसकी अथॉरिटी, सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। जो लोग बेरोज़गार हैं, यकीन करें उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एक मौका है। तो सबसे पहले, उसके बाद एंड में मैंने आप लोगों को जितने जो आप लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो भी मैंने आपके सामने क्लियर करने हैं, उनके आंसर्स भी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जॉब्स आई हैं। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर 2 किस्म के लोग अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट आप देख लीजिए। नंबर 1 तो जो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, JCOs/NCOs एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, फ्रेश कैंडिडेट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, बहुत बड़ी बात है। जो आर्मी से बंदे हैं उनके लिए एज चाहिए 30 से 35 साल, 55 साल, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स उन्हें चाहिए 25 से 40 साल। तो देखें, एज क्राइटेरिया भी इतना रखा गया है कि आप ओवर एज, जो लोग ये बात करते हैं ना जी मैं ओवर एज हो गया हूँ, मैं ओवर एज हो गया हूँ, तो वो वाली कहानी भी यहाँ से ख़त्म होगी। हर बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है 25 से 40 साल का। देन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें हम, तो जो आर्मी वाले लोग हैं उन्हें मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, BA BSc BCom कोई भी उनके पास डिग्री हो। जबकि फ्रेश जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 16 साल तालीम होनी चाहिए, कोई भी डिग्री हो आपके पास, एजुकेशन हो, पंजाबी हो, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। उसके बाद सैलरी की यहाँ पर जो बात की गई है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करूँगा कि 60,000 पर मंथ इन्होंने कहा, प्लस अदर अलाउंसेस भी उन्होंने कहे हैं। ये इसके ऊपर मैं आगे आगे चलकर बात करता हूँ। डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें आई हैं और आप डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट अगर देखें तो अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल, चिन्योट, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, झंग, जहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, कोटद्दू, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मरी, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहिब, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, तलागंग, तौसा, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, तकरीबन 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सीटें आई हुई हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्स सर्विसमैन के लिए ये सीटों की तफसील लिखी हुई है, ठीक है। और ये जो है फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड, मतलब जो सीटें अनाउंस हुई हैं वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात कर लें, एक बात है कि मैं मिसाल ले लेता हूँ गुजरांवाला की अगर हम मिसाल लें तो इसके अंदर टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं, 2। एक जो है ओल्ड जो आर्मी वाले लोग हैं उनके लिए है, और एक गुजरांवाला के जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। एक और मैं मिसाल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये झंग की अगर हम बात करें, झंग को थोड़ा सा देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हों। झंग में ओल्ड जो आर्मी के लोग, उनके लिए कोई सीट नहीं है। हज़ारी यहाँ पर कोई तहसील होगी, ऑफ कोर्स वहाँ की एक सीट है। अहमदपुर सियाल की एक सीट है, झंग तहसील की एक सीट है, शोरकोट तहसील की एक सीट है। तो हर सीट की अलग अलग हर तहसील की अलग अलग सीट है, यानी आप जिस तहसील के अंदर मौजूद हैं वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब अगला सवाल यह है कि सर क्या मैं दूसरी तहसील में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तहसील के अलावा, फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट झंग से ताल्लुक़ रखते हैं और शोरकोट के अंदर आपकी रिहाइश है, आप शोरकोट तहसील के रिहायशी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप जी अहमदपुर सियाल में भी काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, हज़ारी में भी आप कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट तहसील्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ फिर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जब इंटरव्यूज़ इसके होंगे तो प्रेफरेंस दी जाएगी जो रीजन का बंदा होगा ना, उस इलाके का, उस तहसील का, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक फील्ड जॉब है। यहाँ पर आपने स्कूल्स को विज़िट करना होगा, चेक करना होगा, लिहाजा ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि आपकी सिलेक्शन आपकी तहसील के अंदर होगी। मैं मुल्तान की मिसाल यहाँ पर दे देता हूँ आपके सामने। मुल्तान की टोटल ये 6 सीटें हैं, जिसके अंदर से एक्स सर्विसमैन के लिए जो है एक सीट है जलालपुर पीरवाला में, और मुल्तान में जलालपुर पीरवाले की ओपन कोटा की फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। मुल्तान तहसील में 3 सीटें हैं और शुजाबाद तहसील में 1 सीट है। अब यहाँ पर जो शुजाबाद वाला बंदा है वो शुजाबाद के अंदर ही सिलेक्ट हो जाएगा, मुल्तान तहसील के लोग मुल्तान में ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन आप अप्लाई तीनों तहसीलों में कर सकते हैं,
ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चांसेस आपकी अपनी तहसील में ज़्यादा बनेंगे। तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका। तो इस सीटों की कुल तादाद की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 47 सीट्स जो है एक्स आर्मी मैन के लिए हैं, 66 फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हैं, टोटल 113 सीट्स हो जाती हैं, जो कि एक बड़ी तादाद है। आई थिंक इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को भाई नहीं मिलने वाला, इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार होगा? अप्लाई करने का तरीक़ाकार यहाँ पर देख लीजिए। आप या तो पेफ की वेबसाइट पर चले जाएँ www.pef.edu.pk, इसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अलाइड टेस्टिंग सर्विस www.ats.org.pk के ऊपर जाकर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 28/3/2025 है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जो उसके बाद अप्लाई आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये जो फ़ी की बात कर रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोसेसिंग फ़ी थ्रू प्रेस्क्राइब्ड फ़ी चालान इन एनी ऑनलाइन ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में आप 28/3/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके अपना फ़ी सबमिट करा सकते हैं, उसके बाद आप फ़ी सबमिट नहीं करवा सकेंगे। और यहाँ पर जो फ़ी का वाउचर है वो आप या तो पेफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या एटीएस की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सुनहरी मौका है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन, ये जो आपने ऑनलाइन जब एप्लीकेशन सबमिट करा दी, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है जी, द कैंडिडेट्स इज़ रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, साइन एवरी पेज एंड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप अप्लाई कर लोगे ऑनलाइन, उसके बाद आपने उसकी एक कॉपी, उसका एक प्रिंट लेना है, हर पेज के ऊपर साइन करना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेटेस्ट सीवी लगाकर भेजनी है। ओरिजिनल बैंक में जो फ़ी भरी है वो भी भेजना है। एनओसी, अगर आप किसी जॉब में हैं पहले, तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी डोमिसाइल की। पंजाब प्रोविंस के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज़ आपको चाहिए CNIC के एंड ऑल एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कंटेनिंग मार्क्स डिटेल, मैट्रिक टू लास्ट डिग्री, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो, हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी अगर आपके पास हैं तो। उसके बाद एंड मस्ट रीच हार्ड कॉपी एट एड्रेस गिवन बिलो वाया पोस्ट कॉरियर टिल 4/4/2025। 4/4/2025 के बाद अगर आपकी डाक पहुंचती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है जी, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद only top candidates as per PEF requirement criteria will be called for interview। अब यहाँ पर जो है ना, एक तो टेस्ट होगा एटीएस की तरफ से, टेस्ट एटीएस की तरफ से होगा, और जो टॉप 15 एक सीट के ऊपर 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या 10 को भी बुला सकता है। वैसे अमूमन पेफ वाले 10 को भी बुला लेते हैं, ये मैंने देखा है, पहले मैं इसको चेक कर चुका हूँ। तो ये सॉरी पेफ वाले, तो पेफ के इंटरव्यू में टॉप कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। दमदार तरीके से आपने तैयारी करनी है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप्स के हमारे लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। फिल 4 हमारा आप सुपर सेशन या तो ज्वाइन कर लें, या पास पेपर्स का टेस्ट सेशन आप ज्वाइन कर लें। ये पता है, इसके ऊपर आप लोगों ने, ये डिस्पैच एड्रेस है, यहाँ आप लोगों ने अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है। अब इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस वही जीके पेपर होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही कुछ जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ के, कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के, कुछ इंग्लिश के, ग्रामर, वोकेबलरी, उसके बाद उर्दू से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, साइंस से कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंप्यूटर से। जिस तरह PPSC का पैटर्न होता है, वही पैटर्न इंशाल्लाह यहाँ पर फॉलो होगा, और उस पैटर्न के तहत हमारा सुपर प्रीमियम सेशन 20 मार्च से स्टार्ट है, और पास पेपर्स का हमारा कमीशन के पास पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन टेस्ट सेशन भी स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम क्या होगा, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देखें जी, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेफ प्रोग्राम्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू फील्ड विजिट्स। आपको फील्ड विजिट्स करना होंगे, क्योंकि ये जॉब जो पेफ का प्रोग्राम है, अब गवर्नमेंट स्कूलों को गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेफ के हवाले करती जा रही है। कितने सारे सरकारी स्कूल पेफ के अंदर चले गए। आपको अपनी तहसील के अंदर जितने भी स्कूल्स होंगे उनको मॉनिटर करना होगा, उनको चेक करना होगा कि क्या वो पेफ के रूल्स को, बिजनेस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो पेफ ने बना रखे हैं, क्या वो पेफ के अकॉर्डिंगली टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों की तादाद चेक करना, उस्तादों की हाज़िरी चेक करना, उस्तादों की सैलरी। तो बड़ी ही एक पावरफुल किस्म की ये जॉब लगती है, क्योंकि आपकी तहसील के जितने स्कूल होंगे सारे आपके अंडर होंगे, और आप उनके मॉनिटरिंग ऑफिसर होंगे। बड़ी इज्जत मिलनी है आपको। उसके बाद मॉनिटर पेफ पार्टनर स्कूल प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट, वही बात आ गई। सॉरी, गला ख़राब है मेरा।
सही नहीं हो पा रहा। उसके बाद इंक्वायरीज ऑफ कंप्लेंट्स एज डायरेक्टेड, अगर कोई कंप्लेंट्स है तो उनको भी आपने देखना है। साइट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर प्रोग्राम्स, मुस्तकबिल में अगर कोई न्यू स्कूल्स अनाउंस होते हैं तो आपने जाकर उस साइट को चेक करना है और बताना है कि क्या यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए नहीं। यानी आपके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार होगा। कोई बंदा स्कूल बनाना चाहता है, एक तगड़ी पार्टी है, वो स्कूल बनाना चाहती है, तो वो आपसे इजाज़त लेगी, आप उस साइट को वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ स्कूल नहीं बन सकेगा। वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईवीएस प्रोग्राम, उसके बाद बुक्स ऑफ ऑफलोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्यूएटी कंडक्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ये क्यूएटी इनका जो है ना टेस्ट सिस्टम होता है पेफ स्कूलों का, वो भी आपने कंडक्ट करवाना है और उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। उसके बाद बुक्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आपने करनी है जो पेफ स्कूलों को दी जाती है। मॉनिटरिंग ऑफ क्यूआई सीपीडीपी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको भी आपने देखना है। एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय सुपरवाइजर, और भी कोई ड्यूटी अगर वो साइन करते तो आपको करना होगा। अब यहाँ पर क्या है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देख ली। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी उन्होंने 60K लिखी है भाई, इसकी 60,000 लिखी है ना, प्लस अलाउंसेज। अब अलाउंसेज आपके कहाँ कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये QAT की जो कंडक्शन और मॉनिटरिंग आप करेंगे ना, ये एक इम्तिहानी निज़ाम है पेफ का। यहाँ पर जब आप मॉनिटरिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका TADA बनता है अच्छा खासा। पर डे आपके पैसे बन रहे होते हैं 1000-1500 नहीं तो 1000 पर डे बन रहे होते हैं। और अगर ये 30 दिन चल रहा होता है तो 30,000 आपका यहाँ से बन जाता है उन खास दिनों में। उसके बाद ये जो CPDP की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, इस ट्रेनिंग के दौरान भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, ये भी हफ्ते 10 दिन का चल रहा होता है और हर 6 महीने बाद ये चल रहा होता है, 10 दिन का, कभी 1 महीने का, कभी 15 दिन का। यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। उसके अलावा एक जो आपको बाइक आपके पास है या गाड़ी आपके पास है, उसके हवाले से भी आपको TAD मिल रहा होता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, साल की अगर एवरेज में बात करूं तो 60,000 आपके ये, और तकरीबन 20,000 पर मंथ आप एक्स्ट्रा मज़ीद भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपकी तकरीबन जो है सैलरी 80,000 बन जाएगी, जो कि बड़ी मुनासिब सैलरी है। 80,000 सैलरी बड़ी मुनासिब सैलरी है, ठीक है। चूँकि ये एक अथॉरिटी है, ये अपनी कमाई भी इनको ज़ाहिर है, इनको कुछ मिलते हैं बाहर से, वो कहते हैं ना फंड्स वगैरह बाहर से मिल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे इनका पार्टनर है, USA से मिल रहे होते हैं, UK फंड से इनको मिल रहा होता है, तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है। प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी तो आपको सैलरी भी बेहतरीन मिलेगी। बाकी प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर, जो कि आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 5-1 साल का, तो नेक्स्ट प्रमोशन आपकी इसी सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हो जाती है। फिलहाल इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इन्होंने इसका कोई स्केल नहीं सोचा, नहीं, क्योंकि देखो ना एजुकेशन अभी अनसर्टेनिटी का शिकार है। तो यहाँ पर आप ये ना सोचें कि स्केल नहीं है तो ये जॉब्स अचानक ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं तो पेफ तो ख़त्म नहीं होने वाला ना, इंशाल्लाह पेफ तो चलेगा। तो आप मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर अगर आप लगते हैं, आपकी सर्विस जब पूरी हो जाएगी, फ्यूचर में अगर सुपरवाइज़र की न्यू सीट्स आती हैं या प्रमोशन होती है तो ऑफकोर्स आपका ही पहला चांस होगा, ना कि न्यू लोगों का। आप लोगों को सुपरवाइज़र की सीट भी ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रमोशन स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। दूसरा सवाल आपका एक और इम्पोर्टेंट कि सर परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या क्या है। भाई ये आर्जी सीटें हैं, परमानेंट नहीं है। पेफ जब चाहे यहाँ से निकाल तो सकता है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो पेफ आपको क्यों निकालेगा और वो क्यों एक नए बंदे को आपकी जगह रखेगा। ओके, तो ये आपके सवाल का जवाब है। जाहिर है आप एक टेस्ट देकर, इंटरव्यू देकर सिलेक्ट होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छी सैलरी है। जो लोग यार बेरोज़गार हैं, जिनकी एज भी ओवर हो चुकी है, आपके पास बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जी, सर क्या कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अक्सर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं। यार देखो, गाड़ियाँ बंगले ना आप खुद बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर डिपार्टमेंट आपको गाड़ी नहीं देता। और यकीन करें, अगर कोई डिपार्टमेंट आपको गाड़ी देता है, जिस तरह हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो गाड़ियाँ ऐसी होती है कि बस उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। वो किसी पुल के ऊपर चढ़ जाएँ तो उतरती नहीं है, उतर जाएँ तो चढ़ती नहीं है, इस तरह तो उनके हालात हैं। और बहुत मेंटेनेंस के ऊपर वर्क हो रहा होता है। पेट्रोल जो है आपको सिर्फ 100-150 लीटर मिल रहा होता है, वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर अपनी जेब से आप पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। तो गाड़ी, और अगर अल्लाह ना करे सरकारी गाड़ी या सरकारी बाइक चोरी हो जाए तो आपके लिए वो वैसे अजाब बन जाता है। तो बाइक या गाड़ी आप अपनी यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसका ज़ाहिर है आपको TADA मिलता है। यार फ्यूल के आपको एक्सपेंसेस मिलते हैं, उसमें टेंशन की क्या बात है। 60,000 तो साफ़ी सैलरी है ना। इसके अलावा जो आपको फ्यूल मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं 20-30 हज़ार, वो आपका बन जाएगा। तो पर मंथ 80,000 अगर आपको अपनी तहसील के अंदर मिल रहा है तो भाई और क्या चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला। फिल 4 अप्लाई करें, फिल 4 टेस्ट की तैयारी करें। अगर आप हमारा सुपर प्रीमियम सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते तो कम अज़ कम हमारा जो कमीशन का पास पेपर्स का सेशन है वो लाजमी एक बार चेक करें। मुझे व्हाट्सएप करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद है, नंबर मौजूद है, लाजमी मुझे व्हाट्सएप करें। आपकी तैयारी इस तरह की हो जाएगी कि ये सीट कन्फर्म आपकी होगी। इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं खुद कराऊँगा, चूँकि मैंने एजुकेशन सेक्टर को देखा है,
एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी मैंने काम किया है और अभी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 18 ग्रेड डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर भी सिलेक्शन हुई थी। वो अलग बात है कि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था, वो भी एजुकेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और सिलेक्शन की गारंटी है, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। ये जो पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर आप लोगों ने सवालात पूछ रखे थे, सर लाहौर हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। भाई वो आएगा, शॉर्ट हैंड उनकी डिमांड है, आप कोई भी डेट डालकर कुछ ना कुछ वहाँ पर उसको फिल करके फ़िलहाल पूरा कर दें, अल्लाह खैर करेगा। शॉर्ट हैंड का फिर सर्टिफिकेट वगैरह आप ले लीजिए, बनवा लीजिए। आजकल यार अब मेरा मुँह क्यों खुलवाते हैं यार, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा, अगर बनवा सकते हो तो बनवा लें। ज़मीर गवारा नहीं करता, जो कि अच्छी बात है, तो ना करें अप्लाई, फिर किसी और जॉब की तरफ जाएं। सर प्लीज़ गाइड करें कि एसएफ इंस्पेक्टर पर 33 से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यार बिल्कुल, अगर वहाँ पर लिखा हुआ आप उसको चेक कर लें। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफ कोर्स होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, अगर आपकी 2 साल से ज़्यादा सर्विस है तो वो आप माइनस कर दें। आप जितनी एज में गवर्नमेंट सर्वेंट बने थे, आज आपकी वही एज है। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने थे, उस वक्त आपकी एज 30 ईयर्स थी, तो आप आज भी 30 साल के ही हैं। आप हमेशा 30 साल के रहेंगे जब तक आप गवर्नमेंट सर्वेंट, और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ADLD जनरल कैडर पर भी एक वीडियो बना दे डिटेल। जी मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ इसके ऊपर वीडियो। नायब तहसीलदार की कितनी सीट्स आएंगी, एनी आइडिया सर? यार अभी तो डिवीजन वाइज पता चलेगा ना, ये डिवीजन वाइज आएंगी। पिंडी के अलहदा, मुल्तान के अलहदा, गुजरात के अलहदा, सॉरी लाहौर के अलहदा, तो हर डिवीजन की अपनी अपनी सीट्स होंगी। बहरहाल 6-6, 7-7 सीटें तो तकरीबन हर जगह ही खाली हो रही हैं। बहुत सारे तो हमारे साथ के तहसीलदार, नायब से तहसीलदार छोड़ के चले गए, सकून के मुतलाशी लोग जो थे। और फिर ये मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगती है। काइंडली नायब तहसीलदार ओपन मेरिट पर सीट्स कब तक आएंगी? मेहरबानी होगी जनाब। यार मैं देखें कब तक आएंगी एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं दे सकता। और रिक्विजिशन जी PPSC को चली गई है, ये सारी बातें झूठ हैं। कोई रिक्विजिशन अभी PPSC को नहीं गई, मैं खुद उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। यार देखें, झूठ में नहीं बोलूँगा, अभी रिक्विजिशन नहीं गई है। सीट्स खाली हैं नायब तहसीलदार की काफ़ी, इवन तहसीलदार की भी। उम्मीद है कि आएंगी जल्द इसी साल इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी जी अगले हफ्ते आ जाएगी तो ये बात गलत है बिल्कुल। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और तहसीलदार का कंपेरिजन। यार देखिए तहसीलदार, अब यार मैं इस पे क्या कंपैरिजन आप लोगों को दूं। ADLG और DDLG के साथ मैं काम करता हूं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा। ADLG का काम भी कोई आसान नहीं होता। गलियों की सारी मेंटेनेंस, सफाई सुथराई और लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड्स को मेंटेन करना, लोकल गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करवाना प्रॉपर वे में। DC AC के अंडर ये काम कर रहा होता है, हालांकि खुद भी 17 स्केल का है, फिर भी AC के अंडर काम करता है। तहसीलदार भी 16 का है, वो भी AC के अंडर ही काम कर रहा होता है। तहसीलदार की सैलरी वैसे थोड़ी कम है, ADLG की सैलरी ज़रा ज़्यादा होती है। गाड़ी दोनों को ही मिल जाती है, ठीक है। तो रिहाइश वगैरह होती है, लेकिन वो ऐसी रिहाइश होती है कि वो बस रहने के काबिल नहीं होती, आपको अपनी रिहाइश खुद ही रखनी पड़ती है। दोनों जॉब्स ही अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं फिर वही बात आ जाएगी यार, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं, आप पहले ये सोचें कि आपको चाहिए क्या। आपको पावर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सुकून चाहिए। लोग कहते हैं जी पावर वाली जॉब के अंदर हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं लोगों से। भाई अगर आपके ताल्लुकात बन भी जाते हैं, याद रखिएगा वो ताल्लुकात भी ताउम्र आपके ना तो रहते हैं, और पैसे से ताल्लुक बनता है। मैं सिंपल बात आपके सामने करूँगा, पैसा आप बिजनेस से कमा लो, जॉब से आप, करप्शन से तो पैसा कमा सकते हो, जॉब से आप तहसीलदार हो या ADLG। यार क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप लोग? बस मैं फिर जो है ना जज्बाती हूँ, क्योंकि ऐसी बात कर जाऊँगा कि मेरे लिए वो अज़ाब बन जाएगा। बहरहाल ताल्लुकात कुछ नहीं होते, ये सारे ताल्लुकात पैसे से बनते हैं। आप किसी के 2 नंबर काम करेंगे तो आपका ताल्लुक बन जाएगा तहसीलदार की जॉब में, ADLG को। और अगर आपने किसी को इनकार कर दिया, ज़ाहिर है जो बड़ा बंदा, तगड़ा बंदा जिससे आप ताल्लुक बनाना चाहते हैं, वो ASP है, DSP है, या वो MN MPS जो आपको कॉल्स कर रहे होते हैं, वो आपको क्या इसलिए कॉल करेंगे कि बेटा ये एक फ़र्द तो फ़लाने बंदे को निकाल के दे दो, या बेटा ये जो है ना फ़लानी जो है वो काम करना है, एक जायज़ वो वाला कर दो, और वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा। हैं आपको ये लगता है? भाई जितने भी ताल्लुकात बनते हैं ना बेटा जी, वो 2 नंबर काम करने से बन रहे होते हैं। अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो कर लेना 2 नंबर काम, ताल्लुकात ही ताल्लुकात। इस मुल्क में 1 नंबर काम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक हार्श रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे नहीं बिलाल पाशा जैसे लोग बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। छोड़ो यार, ये कमेंट्स ना किया करो प्लीज़। आप जो कहते हैं ना कि जी आप सर ये बात क्यों करते हैं, भाई मैं 2-3 डिपार्टमेंट्स देख चुका हूँ, मुझे पता है इस मुल्क के हालात का।
सर पीरा में 16 स्केल की सीट्स कब आएंगी? मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो प्रीवियस बना चुका हूँ, प्लीज़ वो वॉच कीजिए। सर डिग्री 2024 में कंप्लीट हुई है बीएस की लिखने लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। यार डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होता है, पहले वाला नहीं। सर काइंडली नायब तहसीलदार ओपन मेरिट में बता चुका हूँ जी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या करना है? जिनके पास नहीं है बनवा लो भाई, बनवा लो, ठीक है, बन जाते हैं ये सर्टिफिकेट्स, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर आपके पास पहले से तो बड़ी अच्छी बात है। सर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर और फिर से वही पावर और प्रिविलेजेस। यार पावर पावर पावर, इस पावर के चक्कर में ना हमारे सियासतदानों ने मुल्क को ख़त्म कर दिया, और इस पावर के चक्कर में ना हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बस। चलें जी, अच्छी पावर होती है भाई। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास अच्छी खासी पावर होगी, बड़ी तगड़ी सीट है। आप लोगों को गिरफ्तार कर सकेंगे, जुर्माने कर सकेंगे, कब्जे छुड़वाएंगे, जिसको मर्ज़ी उस किसी ज़मीन से बाहर निकाल देंगे, जिसको मर्ज़ी वहाँ पर बिठा देंगे। आपके पास अच्छी खासी पावर होगी, हथकड़ी होगी आपके पास किसी को लगा देना जो आपको तंग करे ज़्यादा। और अगर आप इंसाफ से काम लेने के लिए आना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप अपना कोई बिज़नेस कर लें या कोई सादा सी पुरसकून जॉब कर लें, क्योंकि इंसाफ के तकाज़े पूरे करना इस मुल्क में तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, अगर आप इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे तो फिर आप बस ठीक है, फिर मज़ीद कुछ कह दूंगा मैं ऐसा। सर ये हाई कोर्ट पे ADFIA से बेहतर है या नहीं? यार दोनों अच्छी जॉब्स हैं, ADFIA भी बड़ी ज़बरदस्त जॉब है और हाई कोर्ट की भी जॉब अच्छी है। मैं आपको ना इन शॉर्ट एक बात कर देता हूँ बेटा, अगर आप लोग ना किसी पावरफुल पोस्ट की तरफ आना चाहते हो ना, तो आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए। आपके माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार मैं डिप्लोमेटिकली अच्छे काम करूँगा, लोगों के काम भी आऊँगा, और अपनी ब्यूरोक्रेसी लाइन से या अपनी जो पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, उनसे भी नहीं बिगाड़ूंगा। अगर तो आप इंडियन फिल्में देख देख कर ये सोच कर आना चाहते हैं कि जी जैसे इंडिया की फिल्मों में एक इंस्पेक्टर जो है वो MNAs और MPAs की ऐसी तैसी फेर देता है, बड़े बड़े अफसरों को जवाब दे देता है, डायलॉग मारता है जी वहाँ खड़ा होके कि सर मैं ये क्यों करूँ और ये है वो है, तो फिर आप नाकाम हैं। और अगर आप एक डिप्लोमेटिक इंसान हैं, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इजीली इन पावरफुल पोस्ट को एंजॉय कर सकेंगे और लोगों के भी बहुत काम आएंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते और आप बहुत ही ज़्यादा अपने रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर तो ना बहुत सारी चीज़ें, इन सीटों की बड़ी कीमत होती है। कीमत से मुराद ये कीमत नहीं है कि आप PPSC में कीमत भर के सीट ले लें, PPSC मेरिट पर ही भर्ती करता है। कीमत से मुराद ये है कि ज़हनी सुकून आपकी कीमत होगा यहाँ पर, और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बनते हैं इस तरह की सीटों में। सर SG SDOs की एलिजिबिलिटी, यार खुदा का नाम ले, मैं इसके ऊपर कोई 4-5 वीडियोज़ बना चुका हूँ, और अभी इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि चूँकि 16 की होगी तो मास्टर्स लेवल के लोग अप्लाई कर सकेंगे, और सारे ही लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है ना, सारे एलिजिबल होंगे, टेंशन ना लें, तैयारी करें आप। सर जी पीरा में मिनिस्ट्रियल स्टाफ जैसे LDC UDC, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यार नाराज़ नहीं होइएगा, मैंने असल में कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जो कहते हैं जी सर पावर सब कुछ है, पावर से सुकून मिल जाता है, पावर से पैसा बनता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज ये सख्त बातें कर गया हूँ। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है पावर के साथ कितनी टेंशन आती हैं। बहरहाल जी UDC LDC की सीट्स भी आएंगी जी। सर ये जो पॉइंट ज़हनी सुकून वाला इशारतन आप हमेशा अपनी वीडियोस में शामिल करते हैं, इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू करें, बतौर सिस्टम का हिस्सा होते हुए आप ही बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। बाकी इस नुक्ता पर बात करने पर आपको खराज तहसीन। बहुत शुक्रिया जी बिलाल यूसुफ, आपने अगर मुझे खराज तहसीन ही पेश कर दिया। खैर, तो इस पॉइंट के ऊपर बात करना इस मुल्क में बहरहाल बेहतर नहीं है। मैं करता हूँ, फिर बहुत सारे अपने ही स्टूडेंट्स माइंड कर जाते हैं, कमेंट्स में आकर कह रहे होते हैं कि सर आप ये क्या। यार मैं डिमोटिवेट नहीं करता आपको, मैं रियलिटी बताता हूँ। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि आपको पता हो आने से पहले कि मुझे वहाँ आकर क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। वरना होगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी कोई पुरसकून साफ़ सुथरी जॉब छोड़कर आ जाते हैं इस तरह की जॉब में, बाद में पछता रहे होते हैं कि यार ये असी के अंदर फंस गए हैं। ठीक है ना, बड़ी टेंशन है इधर। ठीक है भाई, तो ज़रा सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का ना पहले एक नस्बुल का तयन कर लें कि मैंने यहाँ जाना है। सॉरी वीडियो यार लंबी हो रही है। उसके बाद जी सर पीरा में डेपुटेशन पर जो लोग आएंगे, डेपुटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस, जी बिल्कुल, जो डेपुटेशन की सीट होती है वो होती है आरजी, वो वापस चले जाएंगे, और पैरा के अंदर इंशाल्लाह परमानेंट सीट्स भी आएंगी और बड़ी ही अच्छी सीट्स होंगी। सर ये गलत बात है डेपुटेशन वाली, हाँ जी डायरेक्ट भर्तियाँ होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड टीचर का नंबर सेंड कर दें यार, वो मैं ढूंढ रहा था कल, मैं उसको ना शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। सर यू आर राइट, असिस्टेंट SNGAD पर भी जो लोग थे 16 स्केल पर, अब असिस्टेंट SNGAD पर जो लोग काम करें उनकी सैलरी 1,25,000 तक है इस वक्त, 1,10,000, 1,25,000, सिटी टू सिटी वो वेरी कर रहा है। मुल्तान के अंदर थोड़ी सी कम है, गालबन लाहौर के अंदर ज़्यादा है।
पहले मुल्तान वालों की ज़्यादा थी, इनको साउथ पंजाब का अलाउंस मिल रहा था। अब वो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर उन्होंने रनिंग किया है। हमारे नौजवानों को अथॉरिटी का जुनून है, बिल्कुल ऐसे ही जी जुनून है। हमारे सियासतदानों को जुनून है, हैं हमारे मजहबी लीडर्स जो हैं उनको जुनून है, वो काफिर, ये काफिर, तू काफिर, मैं सबसे बेहतर। तो ये जो दौड़ है ना हमारे मुल्क में, आप ये देख लें, रिलीजियस स्कॉलर्स के दरमियान दौड़ मुकाबला है, जॉब्स के हवाले से हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हमारे सियासी लीडर्स एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और यकीन करें, बस माजरत के साथ मैं कहूँगा, यहाँ पर जितने भी लोग जो अथॉरिटी वाली जॉब चाहते हैं, उनमें में से 99% लोगों का माइंड सेट यह होता है कि ये मैं अथॉरिटी वाली जॉब लेकर और मैं अपना इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स जो पैदा हो जाता है इंसान के अंदर, उसको ख़त्म कर लूँ और जी लोग मुझे सलाम करें। तो भाई ये दुनियादारी जो है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते। और फिर भी काम आपके माँ बाप की दुआएं ही आती हैं। छाड़ दे गल्ला यार। उसके बाद जी जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। मैं कहता हूँ जी, सुकून, इत्मीनान, ज़मीर की आवाज़, आपके इंटीरियर फीलिंग्स, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वही सोना है भाई। बाकी सब कुछ मिट्टी है, ये दुनिया मिट्टी है, यहाँ की ख्वाहिशात मिट्टी हैं। इन ख्वाहिशात के पीछे पड़ोगे, अपने आप को तो भूल ही जाओगे, अपने रब को भूल जाओगे। और ये जो लालच है, हर्स है ना इंसान का, ये इंसान को कुफ्र तक लेकर चला जाता है, दिल सियाह हो जाता है। ठीक है, मैं इस तरह की बातें जो करता हूँ, प्लीज़ उनको पॉजिटिव लिया करें। आप लोग गलत, कुछ लोग सोच जाते हैं कि सर हमें शायद ये, मुझे एक बंदे ने ये तक कह दिया कि सर आप खुद तो चले गए हैं बड़े महकमे में, अच्छी सीट के ऊपर, पावरफुल सीट के ऊपर, आप शायद दूसरों को नहीं आने देना चाहते। यार मैं ये नहीं कहता कि आप ना आएँ, आप बिल्कुल आएँ, लेकिन आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो वहाँ पर कि आप, अब देखें हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को डिप्लोमेटिकली डील करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा, तो फिर आपके ट्रांसफ़र्स होंगे, आपको वो भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं माजरत, वीडियो लंबी हो रही, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक SHO था जिसको मैं जानता हूँ, उसके पास जो है ना दोस्ती था मेरा, उसके पास एक MNA साहब किसी ने कॉल की कि यार ये जो फ़लाँ जो गरीब आदमी है ना, इसके ऊपर एक केस डालो कि इसने फ़लाँ बंदे की भैंस चुराई है और इसकी ठुकाई करो। उसने कहा जी मैं क्या तुम्हारा चमचा हूँ, मैं बिल्कुल इसकी ठुकाई पिटाई नहीं करूँगा और मैं तो तुम्हें देख लूँगा और ये है वो है। उसके बाद MNA साहब ने क्या किया, उसका नेक्स्ट डे ही ट्रांसफ़र करा दिया, अपनी मर्ज़ी का SHO उस थाने में बिठाया और उस गरीब की पिटाई करवाई। अब अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक सेंसिबल बंदा होता, कोई आप जैसा, तो वो क्या करता, वो बेटा ये करता कि उससे कहता जी MNA साहब आप टेंशन ना लें, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस गरीब को आप बुलाते, उसको डील करते, उसको कहते कि यार तू रिलैक्स कर, तू चिल कर, तेरा कुछ नहीं होने वाला। उधर से वो MNA भी राज़ी हो जाता, उसको भी आप बचा लेते। अब वो स्टैंड लेने से क्या हुआ, उस गरीब की पिटाई भी हुई बेचारे की, उसके ऊपर पर्चा भी हुआ उसके जाने के बाद, और MNA को आप रोक ना सके। एकदम से अगर आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो यकीन करें आपको तोड़ दिया जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप एकदम से सिस्टम को चेंज करने की बातें करेंगे इस मुल्क में, तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, नाम लूँगा तो फिर आप कहेंगे कि सर आप सपोर्ट करते हैं फ़लाँ शख्स को। मैं किसी को ना तो सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी होश के नाखून अता करे और हम सबको भी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।